अब हमारा आज का ये कार्यक्रम प्रारंभ होने जा रहा है। मैं इस ज़िले के जिलाध्यक्ष उमा शंकर जी से आग्रह करूंगा कि आप बहुत ही शालीन व्यक्तित्व के धनी और वर्तमान में जिला इकाई बामसेव नैनीताल के अध्यक्ष मूल निवासी उमाशंकर जी को मैं अतिथिगणों के स्वागत और सभागार में उपस्थित मिशनरी साथियों और मातृशक्ति के स्वागत अभिनंदन करने हेतु आमंत्रित करता हूं। साथ ही आपसे आग्रह निवेदन करूंगा कि आपने अपने संबोधन के साथ साथ अतिथिगणों का सभागार में उपस्थित मिशनरी साथियों का और मातृशक्ति का स्वागत करेंगे। माननीय जिलाध्यक्ष नैनीताल उमाशंकर जी। सभागार में उपस्थित सभी साथियों को जय भीम, जय मूल निवासी। मूल निवासी समाज के सभी महापुरुषों को मेरा कोटि कोटि नमन। मंच में शोभायमान आज के इस क्लस्टर अधिवेशन लोक महोत्सव के अध्यक्षता कर रहे बामसेव के राष्ट्रीय संगठन सचिव माननीय मूल निवासी मनोज कुमार जी, आपका स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। हमारे बीच इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे मंच को सुशोभित कर रहे सुविख्यात शिक्षाविद, राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक विषयों पर अपनी पैनी नज़र रखने वाले, विभिन्न मुद्दों पर अपनी बेबाक राय रखने वाले और सिविल सेवा की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों को मार्गदर्शन एवं प्रेरणा प्रदान कर रहे सम्मानित डॉक्टर विजेंद्र सिंह चौहान जी, सर आपका इस लोक महोत्सव में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आपका इस कार्यक्रम में अपना बहुमूल्य समय देने के लिए हार्दिक आभार। मंच में उपस्थित हमारे मार्गदर्शक, संघर्ष के पर्याय राज्याध्यक्ष सम्मानित मूल निवासी देवेंद्र कुमार जी, आपका बहुत स्वागत और अभिनंदन है। कार्यक्रम के उद्घाटक हमारे बहुत संघर्षशील साथी मूल निवासी डॉक्टर ललित मोहन बेरी जी, वरिष्ठ कैंसर सर्जन सुशीला तिवारी हॉस्पिटल हल्द्वानी, आपका बहुत हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। मंच की शोभा बढ़ा रहे हमारे विशिष्ट अतिथिगण मूल निवासी डॉक्टर मुकेश कर्णवाल जी, प्राध्यापक कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर, आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। हमारे मूल निवासी डॉक्टर प्रकाश चनियाल जी, प्राध्यापक डीएसबी कैंपस कुमाऊं विश्वविद्यालय हल्द्वानी नैनीताल, आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। हमारे बहुत कर्मठ और बहुत लंबे समय से बामसेव के साथी मूल निवासी डॉक्टर सचिन कुमार जी, प्राध्यापक कृषि एवं प्रौद्योगिकी विद्यालय पंतनगर, आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मूल निवासी दीपक चनियाल जी, अध्यक्ष मूल निवासी संघ उत्तराखंड, आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। हमारे इस कार्यक्रम को संबोधित करने वाले हमारे वक्तागण जो बहुत लंबे समय से इस मिशन से जुड़े हुए हैं और हमें बीच बीच में अपनी कर्मठता का परिचय देते हैं, अपने ज्ञान का परिचय देते हैं, हमारा मार्गदर्शन करते हैं। हमारे वक्तागण मूल निवासी दिनेश टमटा जी, राज्य प्रशिक्षण सचिव बामसेव उत्तराखंड। हमारे बीच हमारे वक्तागण मूल निवासी इंजीनियर किशन चंद्रा जी, कोषाध्यक्ष मूल निवासी संघ उत्तराखंड, आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मूल निवासी डॉक्टर रमेश चंद्रा जी, अध्यक्ष शिल्पकार सभा नैनीताल, आप बहुत पुराने मिशन के कार्यकर्ता हैं। शिल्पकार सभा के आप बहुत समय तक, लंबे समय तक अध्यक्ष रहे हैं। आपका बहुत हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है।
मूल निवासी नवीस अहमदी, जिलाध्यक्ष भीम आर्मी, आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मूल निवासी हरिप्रसाद लोहिया जी, प्रदेश अध्यक्ष SC/ST वैचारिक मंच नैनीताल, प्रदेश अध्यक्ष SC/ST वैचारिक मंच उत्तराखंड, आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। हमारे बीच मूल निवासी इंजीनियर तुलाराम जी, जिला प्रभारी मक्कम नैनीताल भी उपस्थित हैं। आपका सर बहुत अभिनंदन और स्वागत इस कार्यक्रम में। हमारे कार्यक्रम को सफल बनाने में और मार्गदर्शन करने में बहुत सारे हमारे पुराने कर्मठ कार्यकर्ताओं का भी हमें साथ मिला। मैं उनका हार्दिक स्वागत करता हूं। मूल निवासी मनोज कुमार जी, कार्यालय सचिव उत्तराखंड बामसे। मूल निवासी GR आर्य जी, जिलाध्यक्ष मूल निवासी संघ नैनीताल, और माननीय मूल निवासी नीरू कपूर जी, महिला उपाध्यक्ष नैनीताल। इसके अतिरिक्त मैं आप सभी अतिथियों का बामसेफ कार्यकारिणी नैनीताल की ओर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं और पूरी आशा करता हूं कि आप हमारे वक्तागणों, हमारे अतिथियों से जो भी संदेश, जो भी उनके विचार, जो बहुमूल्य विचार हैं, आप उनको ग्रहण करेंगे और हमारे मिशन में हमें साथ देकर कामयाब करेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद अध्यक्ष जी। हमारे बीच में अंबेडकर मिशन एंड फाउंडेशन के अध्यक्ष GR टमटा जी हमारे बीच में, आपका भी बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। हमारे बीच में MR चनियाल जी हैं। हमारे बीच में परिवहन विभाग के इंचार्ज राजेंद्र प्रसाद जी हैं। हमारे बीच में वित्त नियंत्रक BR बौद्ध जी हैं। हमारे बीच में परिवहन विभाग के हमारे खीमराम जी हैं। मैं आपका भी बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। हमारे बीच में शिक्षा विभाग की पूरी टीम, अध्यक्ष और सचिव दीपदर्शन जी, वीरेंद्र टमटा जी और शिल्पकार सभा नैनीताल के जिलाध्यक्ष माननीय रमेश चंद्र जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। एसोसिएट प्रोफेसर वरिष्ठ कैंसर रोग विशेषज्ञ सुशीला तिवारी हॉस्पिटल, लोकतंत्र और संविधान की सफलता का लोक महोत्सव क्लस्टर अधिवेशन नैनीताल के उद्घाटक, हमारे आज के उद्घाटक और पिछले 2 महीने से अथक परिश्रम कर रहे और क्लस्टर अधिवेशन की सफलता की जिज्ञासा के साथ जिन्होंने तन मन धन से हमारा सहयोग किया है, बहुत ही सम्मान के प्रतीक, बहुत ही मृदुभाषी, सरल स्वभाव के धनी बामसेफ के जिला उपाध्यक्ष और एसोसिएट प्रोफेसर वरिष्ठ कैंसर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर ललित मोहन बेरी जी को कृपया अपने ओजस्वी संबोधन से और इनॉग्रल स्पीच से हम सबको कृतार्थ करेंगे। डॉक्टर ललित मोहन बेरी जी। बहुत बहुत थैंक यू सर। मैं डॉक्टर ललित मोहन बेरी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं बामसेफ के जिला अधिवेशन में। सर ने मेरा परिचय दिया हुआ है। मैं सबसे पहले सर से माफ़ी मांगना चाहता हूं। सर मेरे को उद्घाटक के रूप में बुलाना चाह रहे थे। मैं औपचारिकताओं पे समय नष्ट करना बिल्कुल भी नहीं चाहता हूं। मैं चाहूँगा कि हम जितने भी समय मुख्य अतिथि महोदय के अलावा जितने भी वक्ता बोले बहुत ही कम समय में 8 से 10 मिनट में और बिल्कुल क्रिस्प अपने जो टॉपिक आज का है उस पर ही बात रखेंगे। तो औपचारिकताओं पे बिल्कुल समय नष्ट नहीं करेंगे। सबसे पहले आज जो पूरे देश में बामसेफ द्वारा 200 से ज़्यादा जिलों में 22 से ज़्यादा राज्यों में एक ही विचारधारा पर एक ही हमारा पॉइंट ऑफ डिस्कशन है, जिसमें पूरे देश में हम विचार मंथन कर रहे हैं। हमारा जो इस साल का विचार मंथन का टॉपिक है वो है संपूर्ण राष्ट्रवाद के बिना राष्ट्र ब्राह्मणवाद का खोखला राष्ट्रवाद। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हम समझें कि राष्ट्रवाद क्या है, नेशनलिज्म।
तो राष्ट्रवाद की जो सबसे सामान्य, सबसे सुविधापूर्ण जो परिभाषा वो इस प्रकार है कि राष्ट्रवाद एक भावना है जो लोगों को एक समूह में एक साथ बांधती है और इस प्रकार उनके बीच एकता पैदा करती है। यानी राष्ट्रवाद का मायने है कि हम सब में कोई एक भावना के तौर पर एकता रहे। तो बाबा साहब राष्ट्र को डिफाइन करते हुए लिखते हैं कि राष्ट्र का अर्थ एकता है और एकता भावनाओं और सामान्य कल्याण के लिए सरोकारों पर आधारित होनी चाहिए। ये जो बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेज है वो है सामान्य कल्याण की भावनाओं पर आधारित, यानी कि सोशल वेलफेयर पर आधारित भावनाओं पर ही राष्ट्र बन सकता है। अगर राष्ट्रवाद की भावना सोशल वेलफेयर, सबके बराबर विकास पर आधारित नहीं है तो वो राष्ट्रवाद नहीं है, वो ब्राह्मणवाद का खोखला राष्ट्रवाद है। तो संपूर्ण राष्ट्रवाद, कंप्लीट नेशनलाइजेशन, नेचुरल रिसोर्सेस पर, राष्ट्र के रिसोर्सेस पर कंप्लीट अथॉरिटी राष्ट्र की होनी चाहिए, वो पूंजीवादियों के हाथ पर नहीं जाना चाहिए। यही हमारा उद्देश्य है, नेशनलाइजेशन ऑफ ऑल नेशनल रिसोर्सेज। इसको हम ऐसे समझते हैं, देखिए सन 2002, एक बहुत ही छोटा एग्जांपल बताता हूं। सन 2002 में एक कंपनी बनी, टेलीकॉम क्रांति हुई, BSNL कंपनी बनती है। ध्यान से समझिएगा, बड़ा ही अच्छा वो है। 2005 में राष्ट्रीयकृत नेशनलाइज कंपनी BSNL का टेलीकॉम कंपनियों पर 22.5, ऑलमोस्ट 1/4, 1/4 मार्केट शेयर था। सन 2005 से लेके सन 2015 तक पूंजीवाद के आधार पर, ये पूंजीवाद अलग है जिसकी हम आगे बात करेंगे, BSNL के अलावा 10 से ज़्यादा कंपनियां थी और 2015 आते आते BSNL का केवल 8% मार्केट शेयर रह गया, अन्य कंपनियों का मार्केट शेयर 90% से ज़्यादा हो गया। अब देखिए क्या होता है कि 2014 में देश आज़ाद हो गया और आज़ाद होने के बाद एक कंपनी स्थापित हुई 2016 में। उस कंपनी ने सबको फ़ोन फ्री में दिया, हम सब खुश हो गए, देखो नेशनलिज्म नहीं, पूंजीवाद के फायदे। 2016 में जो फ्री फ़ोन था, 2018 में उसके कुछ पैसे हुए और आज 10 साल आज़ादी के बाद आप लोग उसी फ़ोन के 500 रुपये महीने ऐसे ना वैसे दे देते हैं। और जो 8 से 10 टेलीकॉम कंपनियां थी पूंजीवाद में, वो क्रोनी कैपिटलिज्म में सिर्फ 2 कंपनियां रह गई हैं, डिओपॉली हो गई है। और मैं आज आपको लिख के दे सकता हूं 2030 में टेलीकॉम में मोनोपॉली होगी। तो ये है राष्ट्र, जो है पूंजीवाद, क्रोनी कैपिटलिज्म के नुकसान, जिनके लिए हमको आवाज उठानी है, जिनके लिए हमको एकजुट होना है, ताकि स्वस्थ पूंजीवाद हो, सबको समान अवसर हो, समान कंपटीशन हो, हमसे मनमानी कीमतें ना ली जाएं, हमारे अधिकारों को वंचित ना किया जाए, हमें चॉइस हो, सवाल पूछने की आज़ादी हो। चलिए फ़ोन उतना ज़रूरी नहीं है, आप फ़ोन पे बात ना भी करें चल जाता है, लेकिन आप ध्यान से देखें आज वही काम शिक्षा में किया जा रहा है। आपके ही राज्य में, आपके प्रदेश में, आपके ज़िले में सरकारी स्कूलों को मर्ज किया जा रहा है। राष्ट्रवाद, राष्ट्र की संपत्ति को ख़त्म करके पूंजीवाद की तरफ धकेला जा रहा है। मेडिकल कॉलेज हल्द्वानी में मैं फैक्ट बताऊंगा, आप चेक कर सकते हैं। सबसे पहले रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट प्राइवेट हाथों में दिया गया, आज पूरा पैथोलॉजी डिपार्टमेंट प्राइवेट हाथों में है। 6 मेडिकल कॉलेज में एक मेडिकल कॉलेज, हरिद्वार मेडिकल कॉलेज कंप्लीटली प्राइवेट हाथों में जा चुका है। शिक्षा स्वास्थ्य को खत्म करने के बाद हायर एजुकेशन, आज देखिएगा अभी केवल और केवल हमारे राष्ट्र को इस क्रोनी कैपिटलिज्म से बचाने के लिए जो आखिरी उम्मीद है, हायर एजुकेशन में जो प्रोफेसर्स हैं, मैं वो दिन दूर नहीं है जब हायर एजुकेशन को भी प्राइवेट हाथों में दिया जाएगा। और ओलिगार्किक, आपको लगता है कि आप एक डेमोक्रेटिक देश में रह रहे हैं, लेकिन अप्रत्यक्ष ओलिगार्की में आप रह रहे हैं, जहां पूरे हिंदुस्तान में टोटल 7 से 10 लोग हैं जिनके पास पूरे देश की शक्ति अप्रत्यक्ष रूप से है। वी आर लिविंग इन ए एरा ऑफ ओलिगार्की।
अच्छा, जब हम ये बात करते हैं कि मूल निवासियों के पूंजीवाद के दुष्परिणाम क्या होंगे, मूल निवासी, हम शब्द को बहुत ध्यान से समझें। मूल निवासी SC ST OBC, हम भारत के मूल निवासी। मूल निवासियों को जब हम कहते हैं कि भाई प्राइवेटाइजेशन के जो नुकसान होंगे, तो हमारा एक बड़ा गलत परसेप्शन है। हम केवल सोचते हैं जी रिजर्वेशन खत्म होगा। रिजर्वेशन प्राइवेटाइजेशन के पूंजीवाद के बहुत ही एक छोटे से एडवर्स इफेक्ट, साइड इफेक्ट है। पूंजीवाद का जो सबसे भयानक रूप देखने में मिलेगा वो मिलेगा जब आर्थिक समानता खत्म होगी, जब धार्मिक उन्माद होगा, क्योंकि जो ओलिगार्क हैं वो आपको तोड़ने के लिए धर्म में और जाति में अधिक से अधिक बांटना चाहेंगे। जब नियतिवाद की स्वीकार्यता होगी, जहां धार्मिकता बढ़ेगी, जहां आपके अंदर किसी भी धर्म के लिए धार्मिकता बढ़ेगी, आपकी वैज्ञानिकता खत्म होगी, आपकी नियतिवाद पर भरोसा बढ़ेगा। जी, तो राष्ट्रीयकरण के जो फायदे हैं वो है कि समाज में प्रत्येक वर्ग की बराबर भागीदारी होती है, उसमें करप्शन कम होता है। ये एक बड़ा वो है कि आपको लगेगा कि नहीं प्राइवेटाइजेशन होने से करप्शन कम है, प्राइवेटाइजेशन होने से अल्टीमेटली करप्शन और ज़्यादा बढ़ता है। अगर आप ये देखें कैसे बढ़ता है तो मैं आपको बताऊं, इनकम इनइक्वालिटी, समाज में पैसे में क्या असमानता है, उसके लिए आप ऑक्सफैम की रिपोर्ट जरूर पढ़ें, फरवरी 2025 की रिपोर्ट। उसमें वो कहते हैं, इसका जो टाइटल है वो है टेकर्स नॉट मेकर्स, यानी कि हिंदुस्तान में जो आज सबसे ज़्यादा पैसे वाले पूंजीपति हैं वो टेकर्स हैं, लेने वाले हैं, नॉट मेकर्स, बनाने वाले नहीं हैं। हिंदुस्तान का जितना भी इंडस्ट्रियलिस्ट है वो सिर्फ और सिर्फ कॉपी करना जानता है, वो कुछ भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट नहीं करता है, वो कॉपी करता है फॉरेन से और पैसा लेता है। मूल निवासी आपसे हमसे, दे आर टेकर्स नॉट मेकर्स। आज देश की ये स्थिति है कि अगर हम 100 लोगों में डिवाइड करें भारत की जनता को, तो टॉप 1% है, दे होल्ड मोर देन 40% ऑफ नेशनल रिसोर्सेज। टॉप 1% आदमी के पास 40% रिसोर्सेज हैं इस देश के। मतलब अगर आप देखें कितना ये, मतलब हमारे लिए कितनी बुरी ये बात है कि 50% जो बॉटम के लोग हैं उनके पास सिर्फ 3% रिसोर्सेज हैं, एंड द टॉप 1% होल्ड्स। अगर हम इसको ऐसे समझें, अगर 100 लोग हैं देश में और 100 रोटियां हैं, तो पहला एक आदमी के पास 40 रोटियां हैं और बॉटम 50 आदमियों के पास 3 रोटियां हैं। ये इनकम इनइक्वालिटी है इस देश की, जो डे बाय डे बढ़ती जा रही है। और आज़ादी के 6 साल के बाद एक और अच्छा काम हुआ 2020 में, जो कॉर्पोरेट टैक्स था 33% से घटा के 30% से घटा के 22% कर दिया गया। उसका फायदा ये हुआ कि सन 2022-23 में देश में पहली बार वो हुआ जो आज तक नहीं हुआ, वो हुआ इनकम टैक्स कॉर्पोरेट टैक्स से ज्यादा हुआ। हमेशा इस देश में कॉर्पोरेट टैक्स से डायरेक्ट इनकम गवर्नमेंट को ज्यादा थी। 22-23 में ये चमत्कार हुआ कि कॉर्पोरेट टैक्स इनकम टैक्स से कम हो गया। तो जो पूंजीपति, जो पैसे वाले लोग गवर्नमेंट को फंड करते हैं, उनको डायरेक्ट फायदा होता है कि कॉर्पोरेट टैक्स इतना कम कर दिया गया है, और गवर्नमेंट वो क्षतिपूर्ति करती है आपकी जेब से पैसा निकाल के, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से। बहुत ही कम समय लेंगे, तुरंत समस्याओं पे बात नहीं करेंगे, सॉल्यूशन पे बात करेंगे। मैं हमेशा चाहता हूँ, सॉरी मैंने प्रॉब्लम पे ज़्यादा टाइम दे दिया। तो हम क्या करें, व्हाट्स द सॉल्यूशन? सॉल्यूशन ये है कि हमने एक जागरूक राष्ट्र बनना है। एक ही केवल हमारा मोटिव होना है कि एक जागरूक नागरिक ही एक जागरूक राष्ट्र का निर्माण कर सकता है। अगर आप जागरूक नहीं हैं तो देश सोया रहेगा। जागरूक होने का पहला जो लक्षण है वो है जागरूक नागरिक सवाल पूछता है। सवाल पूछिए। सवाल पूछना है जिम्मेदार लोगों से। आपके घर के सामने नाली चौक है, आप पार्षद से, मेयर से, विधायक से जाके सवाल करिए। आपके घर के सामने सड़क टूटी है, सवाल करिए। आपके स्कूल मर्ज हो रहे हैं, आप संबंधित अधिकारियों से, प्रतिनिधियों से सवाल कीजिए। पहाड़ में आपके 2 घंटे के सफर के बाद जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है वहां डॉक्टर क्यों नहीं है, सवाल कीजिए। गवर्नमेंट
तभी आपके सवाल का आंसर, तभी उन्हीं जगह पर फोकस करेगी जब आप सवाल करेंगे। अगर आपका फोकस धार्मिकता पर है, गवर्नमेंट सिर्फ धार्मिकता पर केंद्रित रहेगी। आपका फोकस अगर कोर इश्यूज पर है, गवर्नमेंट वहीं पर ही आपको फोकस करेगी। अभी विजेंद्र सर का हम एक वो सुन रहे थे, मैंने सुना कि कैसे एक प्रभावशाली भाषण दिया जाए। तो सर ने बोला कि आप एक एग्जाम्पल से बात शुरू करें और उसके बाद कॉन्क्रीट डेटा दें। सर का अभी एक लेक्चर है, तो सर मैं आपको बताऊं, आप अभी करिए, आप आज गूगल में मुझे सर्च करके बता दीजिए पिछले 5 सालों में कितनी कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन डेथ हुई। आप आज सर्च करके बताइए कि कितना SC ST को एट्रोसिटी में डेथ हुई। मैनुअल स्कैवेंजिंग, जो लोग मूल निवासी गटर साफ करते हैं, उनकी कितनी मृत्यु हुई, आप आज नहीं सर्च कर सकते गूगल में, कहीं वो डेटा नहीं है। आज से आज़ादी के जस्ट पहले आप हर साल सुनते थे कि इतने लोग मर गए, महाराष्ट्र में, विदर्भ में, नासिक में इतने किसानों की मौत हुई। आज क्यों नहीं सुनते हैं आप? क्योंकि वो डेटा आप तक पहुंचता नहीं है। गवर्नमेंट डेटा को जो आपके सरोकार का है वो पहुंचने नहीं देती। आप गूगल करके देखिए, आपको कहीं डेटा नहीं मिलेगा। फिर भी मैं आपको कुछ डेटा देता हूं। ये डेटा कहां से आया वो भी बहुत जरूरी है। ये डेटा जानने के लिए आपको सवाल करना पड़ेगा। सवाल भी लोकसभा में जो सवाल हुए उससे कुछ डेटा मिला है सर, मैं वो डेटा देना चाहूंगा। पिछले 5 सालों में मैनुअल स्कैवेंजिंग से 400 लोगों की जान गई है। 400 लोगों की जान सिर्फ गटर साफ करते हुए गई है। और आप यकीन मानिए, ये आतंकवाद से होने वाली मौतों से कहीं ज्यादा है। तो आप, अच्छा, गटर में कौन साफ करेगा? गटर सिर्फ और सिर्फ मूल निवासी साफ करेंगे। क्यों? क्योंकि इस देश में आतंकवाद समस्या नहीं है, इस देश में जातंकवाद समस्या है। आतंकवाद से जब सैनिक मरता है वो भी विभत्स है, मैं उसको सही नहीं कह, वो तो उससे बुरा कुछ नहीं हो सकता है, लेकिन उसकी कम से कम बात तो है। तो जो मूल निवासी गटर साफ करते हुए मर रहा है उसकी बात क्यों नहीं हो रही है? वो इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि आप घरों में पूजा करने में, धार्मिकता में व्यस्त हैं, आप सवाल नहीं पूछ रहे। तो ऐसे ही मूल निवासी गटर पे मरते रहेंगे। आपकी रोड गंदी क्यों है? इसके लिए नगर पालिका जिम्मेदार नहीं है, इसके लिए जातिवाद जिम्मेदार है। क्यों? क्योंकि आपको ये बताया गया है कूड़ा फेंकना, कूड़ा संभालना एक विशेष जाति का काम है। तो आपको कभी महसूस नहीं होता है कि मैं अपना कूड़ा उठा करके डस्टबिन में डालूं। ये मूल निवासियों के अंदर भी ये मनोवाद है। बस सर, इसको खत्म करेंगे जल्दी। एक जागरूक समाज के रूप में हमने क्या करना है? जागरूक नागरिक के बाद जागरूक समाज के रूप में मैं हार तो नहीं माना हूं, पर मैं अंदर से टूट चुका हूं कि पिछले 1 महीने से हम लोग घर जा के लोगों से कह रहे हैं कि भाई 17 तारीख को विजेंद्र सर आना है। फिर भी हम देख रहे हैं कि जितना हम चाह रहे थे उतने लोग आए नहीं है। वो कोई नहीं है, हमारा समाज सोया हुआ है। मैं उम्मीद करता हूँ कुछ सालों में समाज जगेगा। तो जागरूक समाज होने के लिए एकजुट बनना है। बामसेफ का कॉन्सेप्ट है PAC। हर मोहल्ले में हमारा एक ग्रुप होना चाहिए। खास तौर से मैं उसके लिए रिक्वेस्ट करूंगा, जो हमारे बुजुर्ग रिटायर्ड साथी हैं, आप कृपया घर से निकलिए। रिटायर्ड मेरे चाचा और मेरे ताऊ लोग, घर से निकलो, अपने पड़ोस के आर्या जी, टमटा जी से मिलो। आप क्यों घर में बैठे वो फोन लेकर के? जब तक आप घर से निकलेंगे नहीं, आप समाज में एकजुट नहीं हो सकते हैं। आप ऑफिस में अपने ग्रुप बनाएं। एक MB डिग्री कॉलेज की बात बताऊंगा मैं आपको, विभाग का नाम नहीं लूंगा। MB डिग्री कॉलेज में मैं विभाग में गया, वहाँ सीनियर प्रोफेसर साहब मेरे बचपन के करीबी रिश्तेदार निकल गए, बचपन से जानते थे। मैंने साहब से कहा कि साहब आपके विभाग में और कौन कौन मूल निवासी हैं बताएं। तो उन्होंने कहा जी हमारे यहाँ तो और कोई है ही नहीं। तो मैंने देखा उन्हीं के बगल में दूसरे प्रोफेसर साहब हैं, वो भी हमारे नज़दीकी रिश्तेदार हैं, 2 साल से साथ में काम कर रहे हैं, उन्हें पता नहीं है ये मूल निवासी है। ये हमारा सोया हुआ समाज है। साहब आप अपना नाम बताने में क्यों शर्माते हैं? आप अपना नाम बताने में इसलिए शर्माते हैं क्योंकि आप नीची जात के हो, आपको अच्छा लगता है बोलना हम नीची जात के। अरे नाम, व्हाट्स इन ए नेम? एवरीथिंग लाइज इन ए नेम। आप मूल निवासी हो। जब आप कहते हो हम नीची जात से हैं, आप एक्सेप्ट करते हो मैं छोटा हूं। जब आप कहते हो वो ऊंची जात वाले हैं, आप एक्सेप्ट करते हो कि मैं नीची जात वाला हूं। तो आप क्यों नहीं मूल निवासी बोलते हैं? आप अभिवादन में क्यों नहीं बोलते हैं जय भीम? आप समाज में हैं, आप इतने प्रतिष्ठित पद पे हैं, आप प्रोफेसर हैं, और आपका फेलो प्रोफेसर को नहीं पता है कि आपकी जाति क्या है। विदेशियों को देखो, जो विदेशी हैं, मनुवादी हैं,
मैं कभी ऊंची जात नहीं बोलता हूं, मैं केवल विदेशी और मनुवादी बोलता हूं। मनुवादी को देखो, वो कभी नाम से नहीं बोलते, हमेशा जाति से एक दूसरे को अभिवादन करते हैं। बहुत ही दुख होता है जब मैं समाज में ऐसे जाते हैं। तो बस आखिरी अपनी बात खत्म कर रहा हूं। अब भी फैसला आया कि साहब कुत्तों को सब मार दिया, वो शेल्टर होम में डालेंगे, और लोग रोड में बिल्कुल भाई लौटने को तैयार हो गए। क्यों तैयार हो गए? कुत्तों, आप मुझे एक बात बताएं, इस दुनिया का एक संगठन का नाम बताएं जो मछलियों के अधिकार के लिए काम करता है। मछली अधिकार समिति का नाम बताओ आप कोई मेरे को। इस दुनिया में आज तक, ये मेरी एनालॉजी नहीं है, ये जावेद अख्तर साहब का वो है, मछलियों के लिए एक भी संगठन इसलिए नहीं है क्योंकि मछलियों के पास जवान नहीं होती है। अगर आप चाहते हो आपको सुना जाए, आपकी शक्ति हो, आपके साथ न्याय हो, सबसे पहले बोलना सीखो, सबसे पहले आवाज अब बनाओ। आप याद रखिएगा, अगर आपके पास आवाज नहीं है आपको कोई नहीं सुनेगा। कुत्तों के लिए लोग सड़कों पे आके मरने को तैयार हैं, और हमारे पड़ोस में बच्चे की नरबली दे दी गई है और किसी को उससे कोई फर्क नहीं पड़ने को तैयार है। 2025 में आपके शहर में नरबली हो गई, हमें फर्क ही नहीं पड़ रहा है, हम खुश हैं, हमें घंटी बजानी है बस। कहाँ जा रहा है हमारा समाज, कहाँ जा रहा है? मैं बहुत बहुत माफ़ी चाहूँगा, मैं शायद आवाज़ में थोड़ी सी कड़वाहट होगी आज। मैं पिछले 1 महीने 2 महीने से बहुत मेहनत, बहुत कोशिश कर रहे हैं। मैं खास धन्यवाद दूंगा सर का। मेरी सबसे बड़ी हमारे संगठन की सफलता है कि विजेंद्र सर हमारे बीच में आए हैं, हल्द्वानी जैसे छोटे शहर में। तो साहब मेरी आपसे बहुत गुजारिश है, क्या नहीं करना है, मनुवादी मीडिया का बहिष्कार करना है। मनुवादी मीडिया ही आपको ये मनुवाद आपके घर में, आपके जहन में, आपके दिल में भर रहा है। मनुवादी मीडिया का सिर्फ एक ऑप्शन है, सोशल मीडिया। मैं अब भी चाहूँगा आप सब अपना फ़ोन उठाएं, और विजेंद्र सर का यूट्यूब चैनल है प्लीज सिट डाउन, PhD भी सर्च कीजिएगा तो आपको मिल जाएगा। प्लीज सिट डाउन आप करें, सब्सक्राइब करें, उसको नोटिफिकेशन ऑन करें, विजेंद्र सर को सुने। विजेंद्र सर के समान ही हमारे लक्ष्मण यादव साहब हैं, उनको सुने, रवीश कुमार को सुने। अच्छे जगह से आप मीडिया समाचारों को लें। दोबारा से आपसे एक बहुत बधाई देना चाहूँगा सर को, मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। उम्मीद करूँगा कि आप अगले साल और इस साल 14 अप्रैल के दिन अधिक से अधिक संख्या में जुड़ेंगे, अपने घर में और लोगों को जोड़ेंगे। मैं दोबारा आपसे कह रहा हूँ साहब, ये मनुवाद ही पूंजीवाद है, पूंजीवाद ही मनुवाद है। अभी भी जाग जाइए, अभी भी मोहल्ले में जुड़िए, ऑफिसों में जुड़िए, शहर में जुड़िए, बामसेफ से जुड़िए। बामसेफ आपको वो आवाज देगा कि मनुवादियों के दिल दहल जाएंगे। केवल बामसेफ एक ऐसा संगठन है जो ऑल ओवर इंडिया है। बामसेफ से जुड़िए, बामसेफ की जिला इकाई से जुड़िए, ब्लॉक इकाई से जुड़िए, हमारा साथ दीजिए, हमारे समाज का साथ दीजिए। जय भीम, जय भारत। बहुत धन्यवाद सर। हमारे बीच में पूर्व CMO डॉक्टर दीवान राम जी उपस्थित हैं। हमारे बीच में डॉक्टर आराधना आर्या सुशीला तिवारी हॉस्पिटल की डॉक्टर हैं, आपका भी बहुत स्वागत, अभिनंदन। हमारे बीच में पूर्व प्रधानाचार्य BR आर्या जी हैं, हमारे बीच में श्रीमती शारदा आर्या जी हैं, हमारे बीच में राखी मैडम हैं, हमारे बीच में प्रवक्ता सुरेंद्र कुमार जी हैं। आपका भी बहुत आभार और अभिनंदन। पिछले कई वर्षों से BS4 डोर टू डोर के माध्यम से हमारी मातृ शक्ति के बीच में घर घर जाकर उनको जागरूक कर रही इस जिले की सम्मानित जिला प्रभारी, जिनके नेतृत्व में हम इस क्लस्टर अधिवेशन को आयोजित कर रहे हैं, मैं इस सत्र के विषय की प्रस्तावना के लिए आमंत्रित करता हूं मूल निवासी माननीय सुनीता आर्य मैडम। सभी महापुरुषों को नमन करते हुए मंचासीन और समस्त अतिथिगण सभी को मेरा जय भीम, जय संविधान, जय भारत। हमारी आज की अध्यक्षता कर रहे हमारे बीच इतनी दूर से झारखंड से आए हैं
हमारे राष्ट्रीय संगठन सचिव, जिन्होंने बामसेफ को और संविधान को डोर टू डोर पहुंचाने में हमेशा अपना कीमती समय और निरंतर अपना समय और मूल निवासी समाज को जागृत करने का बीड़ा उठाया है। मूल निवासी मनोज कुमार जी, राष्ट्रीय संगठन सचिव, और इसी क्रम में हमारे जो आज के विशिष्ट अतिथि हैं, मुख्य अतिथि हैं, सुप्रसिद्ध डॉक्टर विजयन चौहान जी, जो निरंतर अपनी शिक्षाविद से और मोटिवेशन स्पीच से हमारे बच्चों को IAS, PCS और उनको फर्स्ट से अर्श तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। मैं उनका भी धन्यवाद करती हूं और सभी को सादर जय भीम करते हुए मैं अपने कार्य को, आज का विषय है हमारा संपूर्ण राष्ट्रीयकरण के बिना राष्ट्र ब्राह्मणवाद खोखला राष्ट्रवाद। खोखला राष्ट्रवाद हम सुबह से नारे लगा रहे हैं, जो संविधान की बात करेगा वो भारत में राज करेगा। मूल निवासी नारा है भारत देश हमारा है, तो संविधान की बात कौन कर रहा है? वर्तमान में बामसेफ की ही एक ऐसा संगठन है जिसने हर हाथ में, हर देश के कोने कोने में संविधान को पहुंचाया है। अगर आज संविधान की हर कोई बात कर रहा है तो ये हमारे बामसेफ संगठन की सबसे बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि संविधान की बात तो हो रही है लेकिन धरातल पर क्या हो रहा है? धरातल पर संविधान खोखला है, उनकी नीतियों पर कहीं से कहीं तक कार्य नहीं हो रहा है। हम देखते हैं हमारे गैर बराबरी के लोग मंच से बहुत बड़े बड़े भाषण देते हैं और संविधान की बात करते हैं, लेकिन धरातल पर मैं शिक्षा के क्षेत्र में बात करूंगी। हमारे वो विद्यालय सरकारी जिन पर हमारे गरीब SC, ST, OBC, माइनॉरिटी, हमारे मूल निवासी समाज का बच्चा पढ़ता है, और उन विद्यालयों को ही धरातल पर बंद करने की साजिश की जा रही है। तो ये हमारा खोखला राष्ट्रवाद है। असली राष्ट्रवाद की बात करेंगे तो हमारा असली राष्ट्रवाद संविधान है, क्योंकि संविधान ही राष्ट्रवाद है। जो संविधान की बात करेगा, अगर हमारा देश संविधान के माध्यम से हर कार्य करता तो आज समाज में वो स्थिति नहीं होती, विरोधाभास नहीं होता, भ्रष्टाचार नहीं होता। और आज आप समाज में देख रहे हो, हम अपनी न्यायपालिका पे तक हमारा एक विचारणीय क्वेश्चन मार्क लग चुका है। तो हमारे संविधान को लागू कहीं से कहीं तक नहीं किया जा रहा है, तो हम इस बीड़े को कौन उठाएगा? बामसेफ ने हमको एक पहचान दी है, मूल निवासी, क्योंकि हम भारत के हैं, मूल निवासी है, और हमारी सबकी जिम्मेदारी है हर मूल निवासी की कि वो संविधान की बात करे और संविधान पर काम करे। क्योंकि बाबा साहब कहते हैं कि भारत एक देश है, अभी यह राष्ट्र नहीं बना है। इसे राष्ट्र बनाने के लिए हमें बहुत सारा काम करना होगा, लेकिन काम कौन करेगा? काम जिनको अधिकार मिल रहे हैं, मिलते जा रहे हैं, जो पहले से ही संपन्न है, क्या वो काम करेंगे हमारे संविधान पर? काम हमको करना पड़ेगा, काम हमारे मूल निवासी समाज को करना पड़ेगा। मूल निवासी जागेगा तभी संविधान घर घर पहुंचेगा और संविधान एक ताकत बनेगी, और हम अपने अधिकार को छीनने वाले बनेंगे, हम देश के शासक बनेंगे। क्योंकि बाबा साहब और हमारे महापुरुषों ने कहा है, अपने घर की दीवारों पे लिख दीजिए कि आप भारत के शासक हैं, आप भारत के शासक हैं। आपको जमीन पर बिठाया गया है, विरोधी ताकतों ने आपको संविधान के तहत कार्य ना करते हुए हमको धरातल पर उतारने का कार्य कर रहे हैं। उनकी निरंतर प्रक्रिया जारी है, लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं? तो ये क्लस्टर अधिवेशन हमारे 22 राज्यों में और 200 जिलों में इसका क्रियान्वयन बामसेफ संगठन द्वारा किया जा रहा है कि हमारे देश का हर मूल निवासी जाने कि
कार्य कौन कर रहा है, आपको अपने दोस्त और दुश्मन की पहचान होनी चाहिए। जब आप अपने दोस्त और दुश्मन की पहचान कर पाएंगे तभी आप शासक बनेंगे और हमारे अधिकारों को छीन पा जाएंगे। संविधान बात करता है न्याय की, स्वतंत्रता की। क्या स्वतंत्रता है? कागजों में तो हमको स्वतंत्रता मिल गई है, क्योंकि बाबा साहब ने कहा था जब संविधान बन गया था तो बाबा साहब बहुत निराश भी थे उस समय। तब उन्होंने कहा था संविधान तो मैं अवश्य ही लोगों के हाथों में सौंप रहा हूँ, अगर संविधान को चलाने वाले लोग अच्छे होंगे, जो संविधान को जानेंगे, तभी संविधान धरातल पर कार्य करेगा। ये वाणी आज बाबा साहब की बिल्कुल सत्य है। तभी हम वामसेफ संगठन को आज जरूरत पड़ गई है। BS4 डोर टू डोर अभियान कार्यक्रम हमारा 2018 से धरातल पर कार्य कर रहा है और निसंदेह हमारे उत्तराखंड और नैनीताल जिले के हर मूल निवासी इस कार्यक्रम से जानकारी रखता है। तो हमें संविधान की बात करनी है, समानता की बात करनी है। तो समानता की बात आज हो रही है क्या समाज में? आज हमको आज़ाद हुए 77, हम 79 ईयर्स कंप्लीट कर चुके हैं, स्वतंत्रता जयंती मना चुके हैं, लेकिन क्या आज भी हमारे संग हमारा शोषण नहीं हो रहा? आज भी हमारे संग जातिवाद नहीं हो रहा है क्या? उसका कारण ढूंढिए। उसका कारण हम स्वयं हैं। हमको जागना होगा, हमको लड़ना होगा। मैं कहीं से कहीं तक निराश नहीं हूँ, क्योंकि आज हमारे यहाँ मातृशक्ति, क्योंकि बाबा साहब ने नारियों को ही फर्श से अर्श तक पहुँचाने का कार्य किया है। बाबा साहब ही महिलाओं के नायक हैं। अगर बाबा साहब ना होते तो कोई महिला आज राष्ट्रपति ना होती, जज नहीं होती, डॉक्टर नहीं होती, शिक्षिका नहीं होती। तो महिलाओं को जानना है कि हम आज़ाद तो हो चुके हैं, मगर हमारी दशा और दिशा भटक गई है। हमने अपने आप को स्वयं पाखंडवाद में लिप्त किया है। तो हमें उस पाखंडवाद से बाहर आना है। हमने संविधान को जानना है, अपने महापुरुषों को जानना है, क्योंकि बाबा साहब कहते थे यदि हमें अपने पैरों पर खड़े होना है तो अपने अधिकारों के लिए लड़ना होगा और अपनी ताकत और बल को पहचानो, क्योंकि शक्ति और प्रतिष्ठा संघर्ष से मिलती है और हमें संघर्ष करना पड़ेगा। तो मैं यही कहूंगी कि इस अधिवेशन को आप सभी ने इतनी उपस्थिति देखकर, ये कम नहीं है, ये हमारी ताकत है। आप जितने ही सभागार में उपस्थित हुए हैं, निसंदेह आप फूले अम्बेडकरी विचारधारा पर चलने वाले लोग हैं। और एक बात और मैं कहूंगी, बंधुत्व। हमारे संविधान में है बंधुत्व की भावना। आज हम देखें वर्तमान में हम अपने महापुरुषों की बदौलत बहुत अच्छे घरों में, गाड़ियों में अपने आप को हमने एक कैद बना लिया है कि हम एक कंफर्ट जोन में जीना पसंद कर रहे हैं। तो हमें समाज में निकलना होगा और हमें उस बंधुता की, हमें बातचीत, क्योंकि अगर विचारों का आदान प्रदान नहीं होगा तो हम कैसे अपनी महापुरुषों की विचारधारा को, कैसे संविधान को डोर टू डोर तक पहुंचा पाएंगे। तो हमें विचारों पर काम करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये लड़ाई वामसेफ की व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई है। व्यवस्था परिवर्तन तभी आएगा जब संविधान सही रूप से देश पर लागू होगा, ना कि ये ब्राह्मणवाद का खोखला राष्ट्रवाद, खोखले जुमलेबाजी, जो संविधान की बात तो करते हैं लेकिन संविधान के किसी भी क्षेत्र में काम नहीं करते हैं। तो हमें जागरूक होना पड़ेगा और जानना पड़ेगा कि हमें कैसे समाज में कम्युनिकेशन करना है, विचार एक दूसरे से बात करनी है, क्योंकि बात करना बहुत ज़रूरी है। हम बात करेंगे तभी हम एक दूसरे को अपने विचारों से अवगत करेंगे। विचारों को डोर टू डोर करना ही हमारा लक्ष्य है। वामसेफ को पहचानिए, वामसेफ की ताकत को बढ़ाइए, वामसेफ की सदस्यता लीजिए, क्योंकि हमारा राष्ट्रीय। अब मैं अगले वक्ता के रूप में आमंत्रित करता हूं, अपने ओजस्वी तर्कों के माध्यम से जन समाज को समाज के प्रति जागरूक करने वाले, जिनका एक बहुत लंबा समय समाज सेवा को समर्पित है और अपने जोशीले प्रबोधनों के लिए विख्यात वामसेफ के राज्य प्रशिक्षण सचिव मूल निवासी दिनेश टमटा जी को मैं आमंत्रित करता हूं। आप आएँ
अपने उद्बोधन से हम सबको अनुग्रहित कर गए। मूल निवासी दिनेश टमटा जी। नैनीताल जिले के क्लस्टर अधिवेशन में आज की सभा के अध्यक्षता कर रहे माननीय मूल निवासी मनोज कुमार जी, राष्ट्रीय संगठन सचिव, और आज के मुख्य अतिथि के रूप में हमारे मध्य उपस्थित माननीय विजेंद्र सिंह चौहान जी, और उद्घाटक के रूप में प्रोफेसर डॉक्टर ललित मोहन बेरी जी, और सम्मानित मंच, विभिन्न संगठनों के पदाधिकारी, और जो इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ा रहे हैं, आन बान शान है इस कार्यक्रम की, सम्मानित सामने दर्शक के रूप में जो उपस्थित है, उन सभी का बहुत बहुत हार्दिक आभार करता हूं, अभिनंदन करता हूं, और साथ ही अपने फुले साहब, बाबा साहब के साथ ही अपने तमाम महापुरुषों का, जिन्होंने हमारे समाज के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया, उन सभी को सत सत नमन करता हूं। साथियों, आज का जो विषय है, मैं सीधे विषय पर आता हूं। विषय जैसा अभी हमारे प्रस्तावक महोदया ने बताया, संपूर्ण राष्ट्रीयकरण के बिना राष्ट्र ब्राह्मणवाद का खोखला राष्ट्रवाद, इस विषय पर हमने अपनी बात रखनी है, और मैं कोशिश करूंगा कि ये जो विषय है उसके ही आसपास अपनी बात रखूं, और अपनी बातों में इस विषय के साथ न्याय कर पाऊं, ये मेरी कोशिश रहेगी। मैं सबसे पहले हमारे जो बामसेफ के रिसर्च विंग है और हमारी केंद्रीय कार्यकारिणी है, उन लोगों का आभार व्यक्त करूंगा कि उन्होंने राष्ट्रीयकरण के मुद्दे को इस बार जनसभा में लाया है, तो इसलिए मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और बामसेफ की यही रणनीति रही है कि जहां पर गलत रहा, समाज के लिए जो घातक चीजें हैं, जो खराब चीजें घट रही हैं, उनको समाज के मुद्दे बना देना। तो ये जो राष्ट्रीयकरण का मुद्दा है, बामसेफ ने सोचा है कि वो जन सामान्य का मुद्दा बने, जिससे उससे होने वाले जो दुष्परिणाम है उससे बचा जा सके। तो बामसेफ बहुत रणनीतिक तरीके से चलता है। पिछले बार हमने पिछले 2018 से संविधान को मुद्दा बनाया था, और उससे पहले जातिगत जनगणना को मुद्दा बनाया था। तो आज आप उसका प्रभाव क्षेत्र में देख रहे होंगे, उसका क्या प्रभाव देश में है, चाहे वो संविधान का हो या जातिगत जनगणना का हो, उसका जो प्रभाव है वो कहां तक पहुंच गया है, उस पर भी आप लोग थोड़ा सा गौर करेंगे। वो जो दिखाई देता है कि बामसेफ क्या कर रहा है, ये सारा कुछ बामसेफ की वजह से संभव हो पाया है। आज जो जय भीम का नारा पूरे देश में गूंज रहा है, वो बामसेफ की बदौलत है। तो मैं इन साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और अपने विषय पर आते हुए, जैसे इसमें कुछ महत्वपूर्ण शब्द हैं, राष्ट्रीयकरण, राष्ट्र, ब्राह्मणवाद, राष्ट्रवाद, निजीकरण, राष्ट्रीय संपदा, ये बहुत सारे जो शब्द हैं, ये बाबा साहब के वॉल्यूम से लिए गए हैं, और ये हर एक शब्द का बहुत ज़्यादा गहरा अर्थ है, और समय की कमी है। कम समय में इसको समझाना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन फिर भी मेरी कोशिश रहेगी कम समय भी लूँ और आप लोगों को इसके बारे में थोड़ा सा इसका परिचय भी कराऊं। तो सबसे पहले अगर हम ब्राह्मणवाद की बात करते हैं, तो ब्राह्मणवाद क्या है, इस बात पर हमको क्लियर स्पष्ट हो जाना चाहिए कि ब्राह्मणवाद एक विषमता मूलक, असमानता पर आधारित एक विचारधारा है।
उस विचार से देश के बहुत सारे लोग ग्रसित हैं। जो ग्रेडेशन को मानता है, मतलब ऊंच नीच की भावना को जो मानता है, वो ब्राह्मणवाद है, ऐसा भाव। और इसको काउंटर करने के लिए बाबा साहब ने समतामूलक विचार का इस देश में स्थापित करने का प्रयास किया। तो इसलिए जो अंबेडकरवादी लोग हैं, वो समतामूलक समाज की स्थापना करना चाहते हैं, वो समता की बात करते हैं। और जो ब्राह्मणवादी लोग हैं, वो इस देश में असमानता को जन्म देना चाहते हैं, वो असमानता को बनाए रखना चाहते हैं। वो जो बनाई हुई है उनकी असमानता समाज में, उसको स्थायी रखना चाहते हैं। तो ये हमने जो ये असमानता बनाए रखना चाह रहे हैं, तो वो ब्राह्मणवादी लोगों पर, क्योंकि इस देश का जो इतिहास रहा है वो समता और विषमता का संघर्ष ही रहा है। तो ये जो दो बातें हैं, ब्राह्मणवाद क्या है, अंबेडकरवाद क्या है। हम लोग फुले अंबेडकरी विचारधारा पर काम कर रहे हैं, तो हम फुले अंबेडकरवादी हैं। और जो लोग इसके खिलाफ काम कर रहे हैं, जो इस देश में विषमता चाहते हैं, वो लोग ब्राह्मणवादी लोग हैं। तो ब्राह्मणवाद आजकल एक ट्रेंड चला रहा है कि हम राष्ट्रवादी लोग हैं, हम राष्ट्रवादी लोग हैं। जो लोग विषमता को मानते हैं, जो देश में समानता को नहीं चाहते, वो लोग कह रहे हैं कि हम राष्ट्रवादी हैं। और फिर चीजों का निजीकरण करके, बिना राष्ट्रीयकरण के ही वो राष्ट्रवाद को स्थापित करना चाह रहे हैं। वो कैसे होगा, ये हमारे समझ में नहीं आ रहा है, या वो हमको गुमराह कर रहे हैं, इस पर हमको विचार करना है। तो साथियों, जो ब्राह्मणवाद है वो अभी राष्ट्रवाद की बात कर रहा है। अब राष्ट्रवाद होता क्या है? जो राष्ट्र है या देश है, उसको जो वहाँ की एक निश्चित भूभाग है और उसकी मानवीय संसाधन है, उसके भौतिक संसाधन हैं, इनको अगर सम्मिलित रूप से हम एक नाम दें तो उसको हम राज्य कह सकते हैं या देश कह सकते हैं। लेकिन जो राष्ट्र है उसकी वो कोई एक फिजिकल या भौतिक रूप स्वरूप में नहीं होता है। राष्ट्र जो है एक भावना का नाम है। जैसे हम सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से या राजनीतिक रूप से, हम जो इस देश में, जो भारत देश में रह रहे हैं, अगर उनके बीच एकता की भावना है तो उसको कहते हैं राष्ट्रवाद। जो भी भारत में रह रहे हैं, अगर वो चाहे किसी धर्म के हों, किसी जाति के हों, अगर उनमें एकता की भावना है तो वो राष्ट्रवाद कहा जा सकता है। क्या ऐसा इस देश में हो रहा है? ऐसा है? कतई ही नहीं दिख रहा है। जब हम छोटे बच्चे थे और स्कूल में जाते थे, अभी अभी स्वतंत्रता दिवस मनाया गया, तो उसमें हम लोग भी नारे लगाते थे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हैं सब भाई भाई। ये नारा बड़े जोरों से चलता था। उस समय ये नारा भी शायद इसीलिए बनाया गया होगा कि लोगों में राष्ट्रवाद की भावना आए, तो हम लोग भी लगाते थे। और उस समय हमको लगता था कि देश में ये चार ही प्रकार के लोग रहते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, जिनकी हम बात कर रहे हैं, ये चार ही लोग रहते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े हुए और विशेषतः सामाजिक संगठन हम बामसेफ से जुड़े, तो पता लगा कि इनमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के अलावा भी कई लोग हैं। कुछ ऐसे हैं जो कुछ विशेष पंथ को मानते हैं, कुछ दूसरे धर्म के, कुछ बुद्धिस्ट भी हैं, कुछ पारसी भी है, कुछ जैन भी है, ईसाई भी, सिख भी, इनके अलावा तमाम सारे लोग हैं। और उसके अलावा एक कुछ लोग ऐसे भी हैं जो किसी को नहीं मानते, ऐसे लोग भी हैं। तो इतनी विविधता हमारे देश में है। अगर ये सब लोग अपने देश के लिए एक भावना रखते हैं, समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व का भाव रखते हैं, तो तब हम कह सकते हैं कि राष्ट्रवाद है, ये राष्ट्र की भावना है। इसी को हम राष्ट्रवाद या राष्ट्र की बात इसी को कहते हैं। तो अब देखिए, अब अब में जो मुख्य विषय है कि राष्ट्रीयकरण के बिना ब्राह्मणवाद का खोखला राष्ट्रवाद। अब ये राष्ट्रीयकरण शब्द कहां से आया? ये थोड़ा छोटे छोटे बातें हैं, लेकिन इनको अगर हम एक बार सीख जाएंगे
तभी हम अपने समाज में लोगों को बता पाएंगे। हमें यहाँ पर इतने लोगों को इकट्ठा करके आप लोगों के साथ भाषण नहीं देना है। हम ये चाहते हैं कि जो हमारा जो सब्जेक्ट है वो बात आप तक पहुंचे, आप समझें, और जो आपका जो समझा आप लोगों ने वो आप लोग अपने प्रभाव क्षेत्र में ले जाएं, वहां पर और लोगों को भी समझाएं। तो बामसेफ का हर एक कार्यक्रम जो बहुत महत्वपूर्ण होता है उसकी यही महत्ता है। तो इसलिए हम जब राष्ट्रीयकरण और अगर इसको समझने के लिए हमको निजीकरण को भी समझना पड़ेगा। निजीकरण यानी जिसको पूंजीवाद भी कह रहे हैं। तो जब हम इसके लिए थोड़ा सा हल्का सा, बहुत ज्यादा समय तो नहीं लूंगा, लेकिन फिर भी थोड़ा सा हिस्ट्री को समझना पड़ेगा कि ये निजीकरण या पूंजीवाद कहां से आया। ये जब निजीकरण की हम बात करते हैं तो सबसे पहले ये एडम स्मिथ, जिनको अर्थशास्त्र का जनक भी माना जाता है और पूंजीवाद का जनक भी माना जाता है, ये जब इनसे पहले का इतिहास देखें तो उस समय राजतंत्र चलता था। राजा पूरी अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करते थे। उनके राज्य की जो भी अर्थव्यवस्था होती थी, आर्थिक जीवन जो भी होता था, उसको नियंत्रित करते थे राजा। तो जब एडम स्मिथ पैदा हुए और उन्होंने एक बुक लिखी वेल्थ ऑफ नेशन, तो वेल्थ ऑफ नेशन में उन्होंने इस बात को लिखा, उस बात का सारांश दिया कि अगर हम ये मार्केट को फ्री छोड़ देते हैं, अगर सरकार इसको अपने नियंत्रण में नहीं रखती है, तो फिर ये प्रोग्रेस कर सकती है, ज्यादा मुनाफा हो सकता है मार्केट में। ये एडम स्मिथ ने अपनी बात में रखा। लोगों ने उनकी किताब को पढ़ा, उनके विचारों को सुना, उन्होंने अपने अपने देशों में इसको लागू करना शुरू कर दिया। और जब लागू करा तो वास्तव में कहीं कहीं फायदे हुए, लेकिन जो सबसे बड़ा जो नुकसान हुआ, जिसको लेकर के आज हम चिंतित हैं, वो ये हुआ जो कमजोर तबका था, जो मजदूर तबका था, वो जो कमजोर और मजदूर तबका है वो और कमजोर और गरीब होता गया, और जिनके पास पैसा था वो और आगे बढ़ते गए, उनने और ज्यादा पैसा कमाया। तो इसलिए गरीबी और अमीरी के बीच बहुत ज्यादा खाई बढ़ गई। गरीब होते गए, अमीर और अमीर होते गए। उसके बाद अब ये इसके दुष्परिणाम थे निजीकरण के। उसके बाद जब देखा कि लोगों ने कि जिन देशों ने ये पूंजीवाद को अपनाया वहां बहुत नुकसान हो रहा है, तो फिर उसके बाद पैदा हो जाते हैं मार्क्स। और मार्क्स ने उन्होंने कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो और दास कैपिटल 2 किताबें लिखी। उन्होंने भी अपनी बात को समझाने का प्रयास किया कि ये बहुत गलत हो रहा है और ये खत्म होना चाहिए। इसलिए उन्होंने मजदूरों को कहा कि तुम इकट्ठे हो जाओ और पूंजीपतियों के खिलाफ खूनी संघर्ष करो। और उसका परिणाम यह हुआ कि रूस में खूनी क्रांति हुई और वहां पर समाजवाद का शासन लागू हुआ। लेकिन उस बहुत खूनी संघर्ष के बाद ऐसा हुआ। उन्होंने ये बात ठीक कर आगे बढ़ते हैं। बाबा साहब पर आते हम सीधे, क्योंकि समय भी कम है। तो बाबा साहब ने कहा कि देश में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक लोकतंत्र के बिना राष्ट्रवाद या आजादी की कल्पना भी नहीं की जा सकती। यानी उन्होंने कहा कि देश में जो सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र है उसको सबसे पहले स्थापित करना है, तभी यह कार्य आगे बढ़ जाएगा। लेकिन क्या हुआ? क्या सामाजिक लोकतंत्र स्थापित हो पाया? आज भी हम सामाजिक लोकतंत्र की बात कर रहे हैं। और जब हम पहले से बता रहे, इतने पहले हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में है भाई भाई की बात कर रहे थे, तो आज फिर हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कहां से आ जाती है? आज ये विभिन्न जातियों में बटा समाज कैसे एक राष्ट्र हो सकता है? जो जातिवाद को बढ़ा दिया जा रहा है, संप्रदायवाद को बढ़ावा दिया जा रहा है, ये सबसे घातक परिणाम है सामाजिक लोकतंत्र के लिए। उसके बाद हम अगर बाबा साहब की बात करें तो उन्होंने आर्थिक लोकतंत्र की बात करी है। आर्थिक लोकतंत्र में उन्होंने कहा कि जो सारी भी आर्थिक नीतियां हैं, देश की सारी आर्थिक नीतियां, उन पर
देश के सरकारों का नियंत्रण होना चाहिए, सरकार की देखरेख में सब कुछ होना चाहिए। और आज़ादी के बाद या आज़ादी से पहले उन्होंने जो किताबें लिखी, एक प्रॉब्लम ऑफ रुपीज और दूसरी किताब स्टेट एंड माइनॉरिटी। प्रॉब्लम ऑफ रुपीज जो लिखी थी उस पर आरबीआई की स्थापना की गई देश में 1935 में। और देश आज़ाद होने के बाद जो लीडर्स पैदा हुए, जो लीडर्स बने थे उस समय देश आज़ादी के समय, उन्होंने भी बाबा साहब की बात को माना और स्टेट सोशलिज्म जो उन्होंने स्टेट एंड माइनॉरिटी में दिया उसको उन्होंने अपनी बात में स्वीकार किया और देश में राष्ट्रीयकरण का दौर शुरू हुआ। आप देखेंगे आज़ादी के बाद जब भारत का संविधान लागू होता है उसके बाद धीरे धीरे राष्ट्रीयकरण की प्रक्रिया शुरू होती है। यहाँ तक कि 1969 में 14 बड़े बैंकों का एक साथ राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था। ये सबसे बड़ी घटना है राष्ट्रीयकरण की। लेकिन उसके बाद देखिए 1991 में नरसिम्हा राव जी देश के प्रधानमंत्री बनते हैं और उनके लिए महाराष्ट्र में ये बोला जाता है कि वो भले ही धोती वाले हैं लेकिन अंदर से उनका निक्कर है, उसके अंदर निक्कर पहनते हैं। अब उसका मतलब आप समझ रहे होंगे ऐसा क्यों कहा गया है। तो ये उनके बारे में आज भी कहा जाता है जब उनका दौर आया तब आया ये भारत में लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन का दौर शुरू हुआ, ग्लोबलाइजेशन का दौर। तब प्राइवेट संस्थाएं बननी शुरू हुई और जब ये प्राइवेट संस्थाएं बननी शुरू हुई, नहीं तो वरना इससे पहले हमने देखा कि और तो छोड़िए यहाँ के होटल, अशोक होटल है या तमाम अभी आज भी कुमाऊं मंडल विकास निगम, गढ़वाल मंडल विकास निगम के होटल्स चलते हैं, ये सब सरकार के नियंत्रण में। ऐसे तमाम होटल थे, मारुति सरकार के नियंत्रण में थी। यहाँ पर एचएमटी जो बंद हो गई है वो एचएमटी भी सरकार के नियंत्रण में थी। तो इतनी सारी कंपनियां सब सरकार के हाथ में थी। सबका धीरे 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 करके निजीकरण होता गया और निजीकरण होता गया, उससे बहुत नुकसान हुआ। जैसे अभी डॉक्टर साहब ने भी बताया कि केवल यहाँ पर जो है आरक्षण खत्म हो जाएगा, इतनी सी बात नहीं है। ये आर्थिक लोकतंत्र खत्म हो रहा है, पूरा लोकतंत्र खत्म हो रहा है। जो आर्थिक लोकतंत्र है वो खत्म हो रहा है देश में। और इस आर्थिक लोकतंत्र के को बचाए बिना सामाजिक लोकतंत्र स्थापित नहीं हो सकता है। और इन दोनों को बचाए बिना, आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र को बचाए बिना हमारा जो है राजनीतिक लोकतंत्र स्थापित नहीं हो सकता। अगर ये तीनों स्थापित नहीं हो सकते हैं तो लोकतंत्र का कोई महत्व नहीं है और राष्ट्रवाद जो है खोखला राष्ट्रवाद है। इसलिए हमने, समय कम है और बातें बहुत थी, लेकिन मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। सभी के साथ सभी को इस अवसर पर पुनः जय भीम, जय मूल निवासी, जय भारत, जय संविधान। वक्ताओं से हम क्षमा चाहेंगे। कृपया अपना अगले वक्ता के रूप में राष्ट्रव्यापी महाजनजागरण अभियान के अंतर्गत भारतीय सम्मान, संविधान, सम्मान, सुरक्षा और संविधान के क्लस्टर अधिवेशन की पूरे राज्य में रूपरेखा तैयार करने वाले और जिनके नेतृत्व में उत्तराखंड के 13 जिलों में हम इस क्लस्टर अधिवेशन को आयोजित कर रहे हैं, जिनके मार्गदर्शन पे जनपद कार्यकारिणी नैनीताल इस अधिवेशन को आयोजित कर रही है। बहुत ही साहसी व्यक्तित्व के धनी और अपनी स्पष्टता के लिए जाने जाने वाले हमारे इस प्रदेश के वामसेप के राज्य अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष मूल निवासी देवेंद्र कुमार जी को मैं आमंत्रित करता हूं। कृपया अपने प्रबोधन से हम सबको अनुगत करेंगे। मूल निवासी देवेंद्र कुमार जी। क्लस्टर अधिवेशन वामसेप जनपद नैनीताल के इस कार्यक्रम आयोजन की अध्यक्षता कर रहे मूल निवासी माननीय मनोज कुमार जी, राष्ट्रीय संगठन सचिव वामसेप, इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में हमारे बीच उपस्थित डॉक्टर विजय सिंह चौहान जी, जाकिर हुसैन कॉलेज दिल्ली, साथ ही इस सभा के आज के बहुत ही शानदार और विशेष कार्यक्रम के उद्घाटक मूल निवासी प्रोफेसर डॉक्टर ललित मोहन बेरी जी, वरिष्ठ कैंसर रोग विशेषज्ञ सुशीला तिवारी अस्पताल हल्द्वानी, साथ ही हमारे इस कार्यक्रम में अपना अमूल्य समय देते हुए विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रोफेसर मूल निवासी डॉक्टर मुकेश कर्णवाल जी, प्रोफेसर मूल निवासी डॉक्टर प्रकाश सन्याल जी,
और प्रोफेसर मूल निवासी डॉक्टर सचिन जी, और साथ ही इस कार्यक्रम में मेरे से पूर्व वक्ता के रूप में बहुत ही अनुभवी इस राज्य के राज्य प्रशिक्षण सचिव मूल निवासी दिनेश टमटा जी, और मेरे सभी सहयोगीगण, साथ ही इस सभागार में उपस्थित सभी वरिष्ठ और सभी अनुभवी हमारे मिशनरी साथियों को इस मंच के माध्यम से मैं जय भीम, जय मूल निवासी, जय भारत, जय संविधान। साथियों, आज जिस विषय पर हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं, इस पर चर्चा करना एक आम या किसी भी मनुवादी किस्म के इंसान की बस की बात नहीं है। इसमें जो चर्चा करेगा वो देश का वास्तविक नागरिक ही कर सकता है, उसके अलावा कोई नहीं। साथ ही ये रास्ता, ये विषय देने वाला कौन, इस विषय को हमारे बीच रखा है लोकतांत्रिक वाम से, जो जिस संगठन के हमारे राष्ट्रीय संगठन सचिव हमारे बीच हैं। आप लोगों की ये ताकत है, इतना महत्वपूर्ण विषय पूरे 22 राज्यों के 200 जिला में हमारे बीच रखा है, और लाखों लाख लोग आज इस विषय पर चिंतन मनन कर रहे हैं। हर मूल निवासी के जश्न में अंदर एक बात आती थी कि सारा सरकार जो है सब कुछ निजीकरण में करते जा रही है, सब कुछ पूंजीवादियों के बीच खेला चल रहा है देश में, और आम जन चुप्पी साधे बैठा है। लेकिन देखिए कितना बड़ा साहस है हमारे वाम सेब को, पूरे देश में 200 जिलों पर खुलेआम चर्चा, खुलेआम इस पर बहस छेड़ दी है, और देखना बहुत जल्दी नतीजा आपके सामने आएगा। पूर्व वक्ताओं ने जिन बातों को रखा है मैं उन पर दोबारा बात नहीं करूंगा, फिर भी कुछ विषय की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। ब्राह्मणवाद के राष्ट्र और राष्ट्रवाद की कहानी में जमीन और जनता नदारत है। उनकी बातें आपने सुनी है, उनके विचार आपने सुने हैं, लेकिन जो जरूरत है वो जरूरत किसकी, एक आम जनता की, वो उनके विचारों से हमेशा नदारत रहती है, जो कभी सम्मिलित नहीं होती। जनता की चिंता जैसे जल, जमीन, जंगल, खनिजों का संरक्षण, और उनकी सूची में कहीं है ही नहीं। और ये बातें हैं तो बातें केवल वाम सेब, जिस वाम सेब को हम चला रहे हैं, ये वहाँ और उन सूची और उन मंचों में केवल दिखाई देगी। और क्योंकि उनको राष्ट्र की चिंता है, वो चाहते हैं कि हमारा देश पूंजीपतियों की गुलामी से बाहर निकले और देश में एक पूरे देश में राष्ट्रीयकरण का बोलबाला बने। आज जैसे आपने देखा, वो आज की सरकारें निजीकरण और बाजारीकरण की ओर अग्रसर हैं। उन्हें इन चीजों का इतना नशा चढ़ा हुआ है कि राष्ट्र और राष्ट्रवाद की अवधारणा और इसके मूल तत्वों के अनुपस्थित होने की खबर तक नहीं है, ऐसा हमें प्रतीत होता है। साथियों, संपूर्ण राष्ट्रीयकरण एक गंभीर और जटिल विषय है। राष्ट्रीयकरण राष्ट्र, ब्राह्मणवाद और राष्ट्रवाद की चर्चा का संबंध मूल निवासी बहुजनों के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तथा कलाचारिक विकास के साथ जुड़ा हुआ है। इसीलिए वाम सेब ने यह विषय यहां रखा हुआ है। राष्ट्रीयकरण का सीधा अर्थ समाज के आर्थिक संदर्भ में संसाधनों अथवा उद्योगों को राष्ट्रीय हित में सरकार के नियंत्रण में लाना, ऐसा निकलता है। मगर यहाँ हमारे देश में संपूर्ण राष्ट्रीयकरण का शब्द हमने व्यापक सामाजिक आर्थिक संदर्भ में आपके सामने रखा है। इसका मतलब सामाजिक न्याय, समता, सभी स्तरों पर समावेशी व्यवस्था से है। हम संपूर्ण राष्ट्रीयकरण के, और यह एक राष्ट्रवादी संकल्पना नहीं, इसे लागू करने के लिए सर्व समावेशिक और नीति समाज सुधार, व्यापक जन जागृति की आवश्यकता है, जिसके लिए हम देश के विभिन्न क्षेत्रों में 200 जिलों में एक साथ जिला क्लस्टर कर रहे हैं, और अब हम अंतिम चरणों की ओर बढ़ रहे हैं।
क्योंकि हमारे राज्य में ये पंचायती चुनाव होने के कारण हम लोग अगस्त में इसको पूरा करने जा रहे हैं, और जो अन्य हमारे पड़ोसी राज्य हैं और देश के अन्य क्षेत्रों में हमारे ये क्लस्टर अधिवेशन संपन्न हो गए जुलाई महीने में, जहाँ जहाँ पंचायती चुनाव नहीं था। हम लोग थोड़ा सा इधर पीछे हैं, लेकिन हम बहुत इधर हमने जुलाई के में नहीं कर पाए। केवल 2 जनपदों में हमारा हरिद्वार और देहरादून हुआ, और बाकी के अन्य जनपदों में हम 31 अगस्त तक पूरा करने जा रहे हैं, और इस संकल्प के साथ आगे बढ़ रहे हैं कि जो उद्देश्य हमको संगठन ने दिया है हम उसको पूर्ण करके रहेंगे। आगामी माह के प्रथम सप्ताह में 6 और 7 तारीख को हम राज्य अधिवेशन करने जा रहे हैं। ये सब आपके सहयोग और आपके समर्थन और आपके हौसले के कारण संगठन बहुत तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है। साथियों, इसी बिंदु को आगे लेते हुए बहुत संक्षेप में मैं अपनी बात को रखना चाहता हूं, बस 1-2 मिनट में खत्म करूंगा, कि यहाँ हम भारत के राष्ट्रीयकरण के मुख्य कारणों का अवलोकन कर लेंगे। जैसे कुछ 1-2 उदाहरण देता हूं, क्योंकि विषय थोड़ा जटिल है और अक्सर हमारे पर्वतीय क्षेत्र में तो यहाँ बात भी आती है माननीय अध्यक्ष महोदय कि वामसेव इतना जटिल विषय रखता है कि हमें समझने से वो, मतलब कहने का मतलब ये रहता है कि वो आम जन के समझ से थोड़ा सा मुश्किल भरा हो जाता है। इसलिए हम उसको यहाँ पर कुछ सरल शब्दों में बताने का प्रयास करते हैं ताकि आम जन भी उसको समझ सके। तो जैसे कुछ 1-2 उदाहरण हैं। बैंकिंग क्षेत्र में भारतीय रिजर्व बैंक 1 जनवरी 1949 को RBI का राष्ट्रीयकरण किया गया ताकि सरकार के नियंत्रण में रहे एक केंद्रीय बैंकिंग प्राधिकरण स्थापित हो, मुद्रा स्थिरता और राष्ट्रीय लक्ष्य के साथ नीति निर्धारण निश्चित हो। इसी प्रकार से इंपीरियल बैंक थे, अन्य बैंकीकरण जितना भी हुआ, पंजाब एंड सिंध बैंक इनका राष्ट्रीयकरण हुआ, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब कैनरा बैंक, मतलब बहुत सारे जो हैं इसी तर्ज पे हुआ। और इसी प्रकार से इन्हीं जो इसी तरह से रेल, सार्वजनिक परिवहन, बिजली उत्पादन आदि भी इसी तरह से शामिल हैं। और हर उद्योग में ऐसा, और जिन्हें उद्योगों को, धंधों को किसने फैलाया यह जानना होगा। राष्ट्रीयकरण के कारण स्वतंत्रता के बाद सूखा, अकाल, विदेशी सहायता, निर्भरता समस्याओं का सामना करना पड़ा समय समय पर, और वित्तीय और राजनीतिक क्षेत्र पर सरकारी नियंत्रण आवश्यक था। लेकिन अब आप आज के परिप्रेक्ष्य में इसको देखिए, आज के परिप्रेक्ष्य में जितने भी जो सरकार के अधीन उद्योग धंधे थे वो आज धीरे धीरे बेच दिए गए हैं, निजी क्षेत्रों में दे दिए गए हैं। और जो निजी क्षेत्रों में सरकार क्यों दे रही है उसका थोड़ा समझने के लिए मैं 1-2 बिंदु आपके सामने रखता हूं। वो क्या है? इलेक्ट्रल बॉन्ड घोटाला। आपने देखा होगा 2017 से 2024 तक भारत में इलेक्ट्रल बॉन्ड घोटाला निरंतर चलता रहा। क्या क्या रहा इसमें? सबसे अधिक चंदा आया बीजेपी के पास 6,565 करोड़ रुपये, कांग्रेस को मिला 1,423 करोड़ रुपया तक। अब इसमें और जो अन्य है BRI भारत राष्ट्र समिति, इनको मिला 529 करोड़, और द्रविड़ मुनेन्द्र कसगम और इनको मिला 185 करोड़। DMK तमिलनाडु में सत्तारूढ़ दल के रूप में इनको भी चंदा मिला, फिगर अभी बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है इनकी। और इसमें इसी प्रकार से जो अन्य थे बीजू जनता दल, इनको 622 करोड़ चंदा मिला। और इसी प्रकार से तेलुगु देशम पार्टी, उनको 34 करोड़, शिवसेना को 25 करोड़। मतलब बहुत लंबी डिटेल है मेरे पास, अभी समय की बाध्यता के अनुसार मैं उसको विराम देता हूँ। कुछ उदाहरण आपके सामने रख रहा हूँ कि इतने पूंजीपतियों ने जब किसी सरकार को बनाया है और वो ये चाहते हैं कि इनकी सरकार स्थापित हो, तो सरकार बनने के बाद उनके हाथों जो हम सरकारी संपत्ति है या जो सरकारी जहाँ से जैसे BSNL है,
जैसे परसों हमारे इस बीच हमारी डॉक्टर साहब के साथ कई बात हुई। डॉक्टर साहब ने बताया कि चिकित्सा शिक्षा में तो कर ही रहे, उनने प्राइमरी एजुकेशन और माध्यमिक को एकीकरण कर दिया, क्योंकि निजीकरण की ओर बढ़ रहे हैं कि उसको क्लस्टर की ओर डाल दो, सबका मिलके एक स्कूल बना दो। आपने बताया मुझे रेडियोलॉजी और एक डिपार्टमेंट और वो उन्होंने निजीकरण कर दिया अस्पताल का। तो शिक्षा चिकित्सा जो आम जनता की पहली प्राथमिकता है उसको भी निजीकरण कर दिया। इसका कारण एक है, पूंजीपति जब इलेक्ट्रॉल बॉन्ड के सहारे से सरकार को बना रहे हैं, उनका दामन थाम रहे, और सरकार दूसरी ओर से केवल और केवल उन्हीं पूंजीपतियों का ध्यान रख रही है जिन्होंने उनको बनाया, वो उनको सरकारी संपत्ति बेच रही है। वो उनका अपना साझा कार्यक्रम चल रहा है और बाकी जनता की ओर उनका कोई भी रुझान नहीं है। जनता की क्या आवश्यकता है, जनता की क्या समस्या है, उस पर कोई ध्यान नहीं है। इसीलिए बामसेफ ने इस कार्यक्रम को, इस विषय को इस प्रथम सत्र में रखा है। ये बहुत ही जरूरी विषय है। अब मैं अपने बात को इस वजह से विराम देता हूं कि आज की अध्यक्षता कर रहे माननीय मनोज कुमार जी, जो कि झारखंड से, यहाँ से 4 राज्य दूर से आपके बीच अपने विषय को गंभीरता से रखने आए हुए हैं। आप लोग गंभीरता से उनको सुनेंगे, मैं इस बात की आपसे गुजारिश करूंगा। और साथ ही आज के मुख्य अतिथि डॉक्टर विजय सिंह जी दिल्ली से, राजधानी से हमारे बीच आए हैं। अक्सर आप लोगों ने उनको यूट्यूब या चैनल के माध्यम से बहुत सुना होगा, लेकिन आमने सामने कहीं भी सभा में आप लोग उनसे रूबरू नहीं हुए होंगे। वो आज आपके बीच हैं, 2 दिन तक आपके बीच हैं, तो इसलिए हम लोग भरपूर समय देंगे, पूरा सत्र को आराम से सुनेंगे। हम अपना समय भी आपको देना चाहते हैं। मैं अपनी बात को विराम देता हूं। सभी साथी को पुनः जय भीम, जय मूल निवासी। धन्यवाद प्रदेश अध्यक्ष जी। भारत के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय पंतनगर के प्रोफेसर, जिनका समाज के प्रति गहन अध्ययन है और जो अपने प्रबोधनों से समाज को लगातार जागरूक करते रहते हैं, मैं आमंत्रित करता हूं मूल निवासी प्रोफेसर डॉक्टर मुकेश कर्णवाल जी को। कृपया अपने उद्बोधन से हम सबको कृतार्थ करेंगे। डॉक्टर मुकेश कर्णवाल जी। जय भीम साथियों। मुझे थोड़ा सा लग रहा है कि कुछ 5-4% हमारे जो मूल निवासी भाई हैं थोड़ी सी निद्रा की स्थिति में दिखाई दे रहे हैं, इसलिए जोर से पहले उद्घोष करेंगे, जय भीम, जय भीम, जय मूल निवासी, जय संविधान। मित्रों, आज के इस मंच पर उपस्थित का मौका दिया। सबसे पहले मैं अपने पूर्वजों को याद करते हुए उनको कोटि कोटि नमन करता हूं, जिनके बलिदान से, त्याग से, अथक प्रयाग से आज हम इस काबिल हुए हैं और हम बोल पा रहे हैं, यहाँ पे बैठे हैं, हमें जो अधिकार दिए हैं उनका मैं सभी का हृदय से कोटि कोटि नमन करता हूँ। साथ ही साथ मैं आप सभी का पुनः जिस हॉल में उपस्थित हैं हृदय से धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि आप समाज के वो जागरूक लोग हैं जो हमारे समाज के कल्याण के लिए हमारे महापुरुषों के कारवा को, बाबा साहब फूले, अंबेडकर विचारधारा को आगे बढ़ा रहे हैं, अपना अमूल्य समय देकर और अपने धन को भी खर्च कर समाज को जागृत करने का काम कर रहे हैं। तो आप सभी को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद और नमन करता हूं। साथियों, मैं अपने भाषण का जो स्टार्ट मैं करना चाहूँगा, बैनर से ही करना चाहूँगा, क्योंकि हम बच्चों को पढ़ाते हैं तो उसमें कोई चीज़ छूट ना जाए, वहीं से स्टार्ट करते हैं। हालांकि टाइम बहुत कम है, इसलिए मैं कोशिश करूँगा कि 5-10 मिनट में मैं अपने लेक्चर को ख़त्म भी करूँगा, ये भी हम ध्यान रखेंगे। जैसे इसमें लिखा है BS फॉर डोर टू डोर, BS फॉर डोर टू डोर
भारत संविधान सम्मान, सुरक्षा एवं संवर्धन। अब ये BS4 जो बनाया है, जो अभियान चलाया है, ये बहुत ही सोच समझकर जो हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व के लोग हैं, बहुत ही सोच समझ के उन्होंने बनाया है। BS4 भारत का संविधान 4 किसके लिए? 4 किसके लिए? फॉर SC, ST, OBC एंड माइनॉरिटी। 4 लोग हुए कि नहीं हुए? किसके लिए? न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व। कितने हुए? 4 लोग हुए। 4 चीजें हुई, महिलाएं, बच्चे, किसान और मजदूर। फिर से 4 हो गए, शिक्षा, स्वास्थ्य, संपत्ति और संसाधन। फिर से 4 हो गए। और ये सब का जिक्र कहाँ है? हमारे भारत के संविधान में है। गिनाने को मेरे पास बहुत चीज़ें हैं, 4 मैं गिना दूंगा, लेकिन ये जो हमारी 4 चीज़ें हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये क्या है? भारत के संविधान सम्मान, सुरक्षा और संवर्धन। इसीलिए पूरे देश में करीब करीब हम 12 से 15 करोड़ लोग ऐसे हैं हमारे समाज के जो संपन्न हैं, हमारे पास सब चीज़ें हैं। और जब संपन्न होता तो सोचने की शक्ति भी बढ़ जाती है और दिमाग भी काम करता है। और मैं इसलिए ये आशा भी करता हूँ कि जो यहाँ से हम लोग जाएं, इतने लोग होने के बावजूद भी हम बहुत पीछे हैं। कहीं ना कहीं हम दौड़ में उन लोगों से पीछे हो जा रहे हैं। वो क्यों हो जा रहे हैं? क्योंकि हम अपने भारत के संविधान का सम्मान, सुरक्षा और संवर्धन नहीं कर पा रहे हैं। उसमें मैं भी एक हूँ। क्यों नहीं कर पा रहे? अगर हम 12 से 15 करोड़ लोग, अगर हम 10 लोगों को भी, मैं तो कह दो 10 को नहीं, 5 को भी अगर आप अपने जैसा बना लेंगे तो यकीन मानिए मित्रों, हमें इस देश का शासक बनने से कोई नहीं रोक सकता। ये आप लिख लीजिएगा। हमें जाके 5 लोगों को कम से कम अवेयर करना है। आप लोग पहले से अवेयर हैं, इसलिए यहाँ बैठे भी हैं, तो आपका फिर से पुनः धन्यवाद। क्योंकि भारतीय संविधान की जो ये है आपका सम्मान, सुरक्षा और संवर्धन, अगर हम करेंगे तो यकीन मानिए हमें उससे इंटरेस्ट के साथ 2 गुना 3 गुना मिलेगा। ये भी हमारे संविधान में दिया हुआ है। क्योंकि भारतीय संविधान के एक नहीं अनेकों आर्टिकल ऐसे हैं जिसमें हमें ये सब दिया है, जैसे जिसमें कि आप सभी जानते हैं आर्टिकल 14 है, 15 है, 19 है, 21 है, 28 है, 29 है और आर्टिकल 301, 300A भी है और आर्टिकल 300A भी है जिसमें हम संपत्ति भी रख सकते हैं। पहले ऐसा नहीं था, आपको पता है। इसलिए उसी से हमारा संवर्धन और विकास भी होना है। साथियों, मैं ज़्यादा डिटेल में तो नहीं जाऊंगा वरना भाषण बहुत लंबा हो जाएगा, समय की भी सीमा है। इसलिए मैं सीधा अपनी बात पे लौटता हूँ जिससे कि मुझे बोलने का आदेश दिया गया है। और वो दोनों चीज़ें लिंक हैं। एक है आपका जो इसमें दिया है संपूर्ण राष्ट्रीयकरण के बिना राष्ट्र, और दूसरा विषय जो कहा गया है पूंजीपतियों की गुलामी राष्ट्र को ले डूबेगी। पूंजीपतियों की गुलामी राष्ट्र को ले डूबेगी। तो जो पूंजीपतियों की गुलामी, क्योंकि उसमें राष्ट्रीयकरण पे थोड़ा सा कहा है, हालांकि मैं अपना जो भाषण है लास्ट में उसी और लेके जाऊंगा, तो ये दूसरे से एक लिंक्ड है। पूंजीपतियों की गुलामी राष्ट्र को ले डूबेगी। स्लेवरी ऑफ कैपिटलिस्ट सिंक्स द नेशंस, बिल्कुल ट्रू है। और ये राष्ट्रीयकरण के बिना अगर ये संभव भी नहीं इसको हटाना, राष्ट्रीयकरण होगा तभी ये हट पाएगी, अदरवाइज नहीं हट पाएगी। ये भी ट्रू है। तो इसलिए दोनों जो विषय हैं एक दूसरे से लिंक्ड हैं। साथियों, आज हमारा देश फिर से वही स्थिति में जाता हुआ दिख रहा है जैसे हम स्वतंत्रता से पहले हमारी ईस्ट इंडिया कंपनी ने ऑक्युपाई किया था, टेकअप किया था। ठीक उसी प्रकार हमारे जो राष्ट्रीय नेतृत्व है कुछ चुनिंदा लोगों को, हमारी जो संपत्ति है, जो हमारी प्राकृतिक संपदा है, कुछ चुनिंदा लोगों को दे रहे हैं। वो बहुत गंभीर विषय है मित्रों। When a country's economy system is captured by the small group of capitalists or corporate, उससे क्या होता है? It can lead the several negative consequences to the whole country. पूरे राष्ट्र के लिए वो खतरा है, हमारे लिए तो है ही है, जो हमारे मूल निवासी उनके लिए तो बहुत
खतरा है, लेकिन वो पूरे राष्ट्र के लिए भी खतरा है। पूंजीवाद के निगेटिव कंसिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं, उसमें बस 2-3 पॉइंट में मैं अपनी बात कहकर अपनी बात को रोकूंगा। पहला है सबसे बड़ा कंसिक्वेंस, जो नेगेटिव कंसिक्वेंस है, इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल इनइक्वालिटी, आर्थिक और वित्तीय असमानता ये होती जाएगी। एज वेल्थ बिकम कंसंट्रेटेड द गैप्स बिटवीन रिच एंड पुअर वाइडन्स, जैसे जैसे एक तरफ बहाव जाएगा दूसरी तरफ से कम होगा, क्योंकि सीमित है, एक तरफ जाएगा एक तरफ कम होगा, तो उससे क्या होगा, उसके कंसिक्वेंसेस क्या होंगे, इस तरह की जो अत्यधिक धन असमानता होंगी, इससे क्या होता है, सामाजिक असमानता और अस्थिरता को जन्म होता है किसी भी राष्ट्र में, जो बहुत ही अलार्मिंग सिचुएशन है और हो भी रहा है। उसका समाधान भी हमारे संविधान के आर्टिकल 38 और 39 में पहले से मौजूद है, ये भी हमें पता है, लेकिन फिर भी हम उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। आर्टिकल 38 एंड 39 ऑफ द DPSP, व्हाट इज दिस, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज, ये डायरेक्शन देता है व्हाट इज द एम ऑफ दिस DPSP। द एम इज दैट टू एंश्योर सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस बाय मिनिमाइजिंग इनकम इनइक्वालिटी। ये कहता है कि जो हमारा पूंजीवाद चल रहा है, एक तरफ जा रहा है, इसको आप कंपनसेट करें, इसको आप ऐसे नहीं करने देंगे, आप प्राइवेटाइजेशन नहीं कहेंगे, राष्ट्रीयकरण आपको करना पड़ेगा, ये कहता है। एंड दूसरी चीज और भी कहता है, ensuring adequate means of livelihood for all citizen। देश का कोई भी नागरिक हो, चाहे वो मूल निवासी हो, चाहे वो कोई और हो, सबको ऐसे भी आपको मीन्स, एडिक्वेट मीन्स देने हैं, पैदा करने हैं, रोजगार के साधन पैदा करने हैं, जो भी कुछ करना है ताकि उनकी अच्छे से लाइवलीहुड चलती रहे। ये भी हमारा वही कहता है आर्टिकल 38 एंड 39 में। मित्रों, जो इसका सेकंड जो मेन नेगेटिव कंसिक्वेंसेस होने वाला है वो होता है पॉलिटिकल इन्फ्लुएंसेस। पूंजीपति हैं, सब खरीद सकते हैं, अब जब खरीदेंगे साहब ये कैसे होगा, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस कैसे होगा। कैपिटलिस्ट फॉर देयर ओन इंटरेस्ट कैन यूज देयर मनी टू इन्फ्लुएंस। 3 तरीके से इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, वो कैसे कर सकते हैं। नंबर 1, गवर्नमेंट पॉलिसीज। गवर्नमेंट पॉलिसीज जैसा कि आपने कुछ हद तक देखा भी है, कैसे बनती हैं, किसके लिए बनती हैं, किसको लाभ पहुंचता है, तो वो सीधे तौर पे गवर्नमेंट पॉलिसी को इन्फ्लुएंस करते हैं, जिससे हमारा मूल निवासी समाज बहुत पीछे रह जाता है, क्योंकि हम अभी उस स्तर पे नहीं पहुंचे हैं। दे इन्फ्लुएंस लेजिस्लेशंस, रूल रेगुलेशन। आपने बीते वर्षों में देखा है कि रात में भी, एक रात में, रात में संसद के दोनों सदनों से कैसे बिल पास हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं भाई? जो जनता के वेलफेयर के उनको टाइम लग जाता है, लेकिन वो रात को ही पास हो जाते हैं, बिकॉज इट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द कैपिटलिस्ट कॉरपोरेट्स। और जो तीसरा है, हालांकि वो बात अलग है, जो जागरूक लोग हैं उसको वापस भी कराते हैं। एक हमने भी कराया था, किसान भाइयों ने कराया था, 2-3 बिल वापस भी हुए हैं। इसलिए हमें जागृत होना पड़ेगा, अपने अधिकारों को समझना पड़ेगा, और जागृत होने के साथ साथ हमें जो हमारे और मूल निवासी भाई बहन हैं उनको भी जागृत करना पड़ेगा। कंधे से कंधे मिला के वो भी हमारे साथ चलें, हम सब चलें, तभी कारवां आगे बढ़ेगा, तभी हमारी फूले अंबेडकर विचारधारा को बल मिलेगा, आगे बढ़ेंगे और हम राज करेंगे। तीसरा है, दे इन्फ्लुएंस द इलेक्शन। दे इन्फ्लुएंस द इलेक्शन। इलेक्शन को भी इन्फ्लुएंस करते हैं वो। इसका जीता जागता उदाहरण आपके सामने है, कैसे बिहार में SIR हुआ और पर्ची आ गई है, इसलिए मैं थोड़ा सा इसको और शॉर्ट करूँगा। वैसे हमारी जब हम लेक्चर लेते हैं तो पता नहीं कहाँ पहुँच जाते, लेकिन फिर भी मैं कंसाइज करने की कोशिश कर रहा हूँ, इसीलिए मैं एक छोटा सा लिख के भी लाया था। एनीवे, तो वो क्या करते हैं, SIR भी कैसे हुआ है, कितने लोगों को हटाया, कितने लोगों को उसमें से जोड़ा गया, आपने अच्छी तरह से भली भांति आप उससे अवगत हैं। सोशल मीडिया भी है, और हाँ मैं ये भी कहूँगा कि अपने सोशल मीडिया ही देखें। अपने सोशल मीडिया, जैसे हमारे चौहान साहब हैं और हमारे शंभू जी हैं,
MNT न्यूज़ हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो भरा है, न्यूज़ से भरा है, कमी नहीं है, लेकिन हम लोग नहीं देखते, सब्सक्राइब नहीं करते। उनको सब्सक्राइब कर लें और उनको देखें, तभी हमारा विकास भी होगा। तीसरा पूंजीवाद का सबसे बड़ा नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस है एक्सप्लॉयटेशन। एक्सप्लॉयटेशन यानी कि शोषण। साथियों, फॉर द एक्सप्लॉयटेशन जो होता है वो कॉरपोरेट अपने फायदे के लिए देयर ऑन इंटरेस्ट एक्सप्लॉयटेशन कर सकते हैं और करते भी हैं। जैसे भी हम हाल ही में देख रहे हैं, हमारे जो बच्चे हैं BTech MTech करके वो 25-30 हज़ार रुपये की नौकरी पे जा रहे हैं, और वो कब उनको छटनी कर दी जाए, उनको कब घर भेज दिया जाए, उसका भी उनको पता नहीं होता। इसलिए उससे क्या होता है, वो कभी कभी क्या होता है, जो इस तरह की श्रमिकों की सामाजिक आर्थिक सुरक्षा जो खत्म हो रही है, उससे कभी कभी क्या होता है, हमारे जो भाई हैं, हमारी जो बहनें हैं, बीमार भी हो जाती हैं और डिप्रेशन भी हो जाता है और बहुत कुछ बिगड़ जाता है, बिखर जाता है। साथियों, इस प्रकार के एक्सप्लॉयटेशन की रेमेडी भी हमारे भारतीय संविधान में ही दी गई है। आर्टिकल 23 एंड 24 ये हमारी उसमें पहले से रेमेडी मौजूद है। आर्टिकल 23-24 गिव्स द गारंटी द राइट्स अगेंस्ट द एक्सप्लॉयटेशन एंड प्रोहिबिटिंग फोर्स्ड एंड चाइल्ड लेबर, ये हमारा पहले से उसमें है। बंधुओं, अगर राष्ट्र को बचाना है तो हमें पूंजीपतियों की गुलामी को तो हराना ही हराना पड़ेगा। साथियों, पूंजीपतियों की गुलामी से छुटकारा पाने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही मूल मंत्र है। मैं फिर वहीं से उसी टॉपिक पे वापस आ रहा हूँ। वो है जो हमारे भारत के संविधान में बखूबी अंगीकृत है, बखूबी उसमें दिया गया है। वो क्या है? वो है देश की संपत्ति एवं संपूर्ण प्राकृतिक संसाधनों का संपूर्ण, आंशिक नहीं, संपूर्ण राष्ट्रीयकरण किया जाए। और वो भी हमारे भारत के संविधान में ही है। आर्टिकल 16(6) और 31C उसमें दिया गया है। और डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपका जो 38 और 39 जो सेक्शन है उसमें भी दिया गया है। तो संपूर्ण राष्ट्रीयकरण का मतलब क्या हुआ? संपूर्ण राष्ट्रीयकरण का मतलब हुआ सभी निजी स्वामित्व वाली जो चीज़ें हैं, जैसे कि बैंक हैं, स्कूल हैं, कॉलेज हैं, अस्पताल हैं, उद्योग हैं, कारखाने हैं और अन्य प्राकृतिक संसाधन है, जैसे कोल माइनिंग हुआ, मिनरल माइनिंग हो गया इत्यादि। इन सभी को सरकार के नियंत्रण में लाया जाए, सरकार के नियंत्रण में लाया जाए। तो ये हमारा, तभी हमारा जो पूंजीवाद है खत्म होगा और जो शोषण है वो खत्म होगा। अतः संपूर्ण राष्ट्रीयकरण ही पूंजीवाद का समूल नाश कर सकता है, समाज में सामाजिक और आर्थिक समानता ला सकता है, राष्ट्र को बचा सकता है। तो इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूं। फिर से हम दोहराएंगे, जय भीम, जय भीम, जय मूल निवासी, जय संविधान। धन्यवाद। चूंकि